ताई मैं अपने मेरे मन में दो प्रश्न थे, मैं रख लेता हूँ, जी। फिर आप हम्म। देखिए कि कैसे किसी हम्म। और के भी रहेंगे तो क्या क्रम में उत्तर पे हम्म। हम चर्चा कर सकते हम्म। हैं। हम्म। ताई मेरा मैंने जो पिछली मेरे विश्वक्सेन जी से इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन हम्म। जब उनकी प्रस्तुति थी पिछले सत्र हम्म। में, हम्म। तो बहुत सारी बातें मुझे मैंने मैंने उस तरह से नहीं सोची थी जैसे उन्होंने रखी थी। तो हम्म। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हम्म। बढ़ा ही था मेरा। हम्म। हाँ। हम्म। अ, हम्म। जो चित्त को लेकर और चित्त की सक्रियता को लेकर, मैंने चित्त को हमेशा मैंने एक जैसे हम ये एक बल्ब की उपमा देते हैं या एक सफ़ेद पर्दे की उपमा देते हैं और उस पे इम्प्रेशंस रहते हैं। हाँ। तो चित्त को मैंने हमेशा मैंने एक रूप में क्रियाशील चित्त क्या होता है ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, है ना, क्योंकि ये तो इम्प्रेशंस है, क्रिया तो और सब जगह हो रही है। चित्त तो एक इम्प्रेशनेबल पर्दा है, तो ये जो इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं पर्दे पर, और उसको बुद्धि एक्सेस करती है, और हमारे कर्म सिद्धांत हैं वो उससे गवर्न होते हैं, लेकिन चित्त अपने आप में सक्रिय नहीं होता। ऐसा ऐसा मेरी समझ थी। हाँ। लेकिन पिछली बार जब विश्वक्सेन जी प्रस्तुत कर रहे थे, तो चित्त और अहंकार साथ में काम करते हैं। हाँ। और वो भी मेरे लिए एक मैंने नहीं सोचा था, है ना। चित्त चित्त और बुद्धि एक साथ काम करते हैं, और बुद्धि से जो विवेक निकलता है उसमें जो कृतत्व भाव आता है वो अहंकार से आता है। तो इसमें चित्त और अहंकार का तो इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, ऐसा मेरे मुझे समझ में आया था। और उसके साथ जो हृदय का संबंध है, वो मैंने वो क्रियाशील चित्त मैंने क्या और वो किस किस रूप में क्रिया होती है, वो एस्पेक्ट मुझे थोड़ा शायद कम समझ में आता है, ऐसा मुझे वो लगा। तो ये मैं इस पे हम थोड़ी चर्चा करें और इसको थोड़ा समझें, ऐसा ऐसा एक प्रश्न है ताई मेरा। मुझे क्या लगता है कि ये आत्म तत्व, जड़ चेतन या पुरुष प्रकृति, और ये चिज्जड़ ग्रंथि, इसको हृदय ग्रंथि भी कहते हैं। तो हृदय, चित्त, मन, अहंकार, बुद्धि तो समझ में आने वाली बात है, परंतु अहंकार, चित्त, हृदय, पुरुष प्रकृति अथवा चेतन और जड़ और आत्म तत्व, इतनी जो संज्ञाएं हैं, इन सब का घोटाला तो है ही। माने इट हैज क्रिएटेड ए मिस्ट, जो समझने का प्रयास करते हैं और जो नॉन फिलोसॉफिकल होते हैं, जिन्होंने दर्शन का अध्ययन नहीं किया है, अपने जिसको हम आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ऐसे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, उनके लिए ये सब मिस है, घोटाला है। मैं किस लिए कह रही हूँ कि एकदम सामान्य व्यवहार में अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे मैं, तो आपका हाथ शरीर के कौन से अंग की ओर जाता है? आपका हृदय पर ही जाएगा। मेरा हृदय बहुत उदास है, तो आपका हाथ हृदय कहाँ है? तो आपका हाथ वही हृदय या छाती या जिसको अनाहत चक्र कहते हैं उस पर ही जाएगा। और मन की बात करेंगे तो भी वहीं पर जाएगा। मन, हृदय और अहंकार, वो इस प्रकार से एक दूसरे का पर्याय बन गए हैं, ऐसा अनेक प्रतिपादनों में हमको दिखेगा।
ये एक मुद्दा। दूसरा, विभिन्न विचारधाराओं में या विभिन्न दर्शनों में इतना अलग अलग प्रकार से इन एक ही संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है कि वहाँ उसका उस टर्मिनोलॉजी का उस शब्द को, ये सारे जो संज्ञाएं हैं उनको हम पारिभाषिक शब्द ही कहेंगे, टर्मिनोलॉजी ही कहेंगे। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग व्याप्ति होती है इनकी, अलग अलग पद्धति से इनको समझाया गया है। उनका अर्थ का दायरा भी अलग अलग होता है। इस कारण से एक दर्शन की बात करते करते हम दूसरे दर्शन की व्याप्ति इसमें लागू कर देते हैं। तीसरा दर्शन भी, जैसे वेदांत दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, ये तो बहुत हद तक साथ साथ ही जाते हैं। फिर कभी वैशेषिक भी इसमें आ जाता है, क्योंकि वैशेषिक दर्शन का केंद्रवर्ती विषय भौतिक है और वेदांत का शुद्ध आध्यात्मिक है, तो उसमें फिर घालमेल हो जाती है। इसलिए बुद्धिमानों को, माने जो बुद्धि से विचार समझने का प्रयास करने लगते हैं, उनको एक बार एक पैराडिम तैयार कर लेना चाहिए, सभी को, माने केवल दार्शनिकों को ऐसे नहीं, लेकिन एक पैराडिम तैयार कर लेना चाहिए। उस पैराडिम में हर टर्म, माने हर टर्मिनोलॉजी, हर टर्म जो है, हर संज्ञा जो है, उसको वेल डिफाइंड कर लेना चाहिए। उसकी व्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये भी सब हमारा निश्चित कर लेना चाहिए। फिर कोई पूछे कि अरे योग दर्शन में तो ऐसा कहा है, हाँ तो ठीक है, योग दर्शन में वैसा कहा है, वो हम योग दर्शन की बात करेंगे तब करेंगे। परंतु अभी इस पैराडिम में, दिस पैराडिम बिलोंग्स टू वेदांत, ये तो क्लियर है। अभी विचारधाराओं के क्षेत्र में वेदांत सबसे अधिक, समझो ना, वेदांत राज करता है भारतीय दर्शनों में। तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी जो है, ये हमारा पैराडिम है, ये वेदांत को बिलोंग करता है, ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। और हमारा उद्देश्य, मैं वो प्रैक्टिकल पद्धति से बता रही हूँ कि हमारा उद्देश्य दर्शन शास्त्र में एक्सेल करने का नहीं है। हमारा उद्देश्य इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड के पीछे जो आत्म तत्व है उसको, और हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसा जो विश्व है उसको समझने का, और उसमें से हमारा स्वयं का रास्ता निकालने का और अपने आसपास के भी रास्ता निकालने का, अर्थात उन समस्याओं को किस परिप्रेक्ष्य में समझना है उसको समझने का, उसमें से हल निकालने का, ऐसा सब कुछ है। मैंने बहुत इसमें कहेंगे तो हमारा अप्लाइड ये सारा है, और इसके लिए पैराडिम तैयार करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पैराडिम हम बुद्धि से ही निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी अनुभूति के क्षेत्र में गए ही नहीं हैं। एक कारण यह भी है कि अलग अलग व्याप्ति, अतिव्याप्ति, ये सब क्यों होता है, तो अनुभूति को एक्सप्रेस करते करते ऐसा हो जाता है। तो जिनको अनुभूति नहीं हुए हैं उन्होंने एक पैराडिम अपना तैयार करने का साहस करना ही चाहिए, नहीं तो हम समझ नहीं सकेंगे। माने हम दर्शन के दायरे में, उस वेदांतिक चर्चा में और उसमें फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस में चले जाएंगे। समझ लो कि ये काम चलाऊ है। हम जब धीरे धीरे समझते जाएंगे तो और रिफाइन करते जाएंगे, और अगर हमारे
साधना से और ईश्वर कृपा से अनुभूति हुई, तो उसके प्रकाश में हम इसको सही तरीके से समझ सकेंगे। अन्यथा हमें हमारी बुद्धि पर ही भरोसा करके ये सब करना चाहिए। अब ये तो मैंने एक जनरल बात कही। विश्वक्सेन की जी की जो प्रस्तुति थी वो भी कुछ ग्रंथों पर आधारित थी। अब उन ग्रंथों का अन्य ग्रंथों के साथ कैसा संबंध है, इसकी परीक्षा करने जाएंगे तो उसी दिशा में जाना पड़ेगा। तो फिर वो क्रियाशील होता है नहीं होता है, आप क्या मानते हैं उसके ऊपर ही फिर आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपका लॉजिक क्या कहता है, आपको प्रैक्टिकली क्या उपयोगी रहेगा, ऐसा सारा हमको देखना होगा। क्योंकि एक इंटरजेक्शन है कि हाँ वो मनु जी को वो क्रियाशील वो जो है अहंकार है क्रियाशील, और चित्त जो है वो ज्ञान प्रधान। अहंकार और चित्त साथ में उनका है। जैसे मन और बुद्धि जो है ज्ञान सेंट्रिक है, और मन जो है वो क्रिया सेंट्रिक है। ठीक है, मन और बुद्धि का जो रिलेशन है। हाँ, तो ये जो आनंदमय कोश और विज्ञानमय कोश का जो ये है, ये कोश में ये मन और बुद्धि जैसे ज्ञान और क्रिया ये दो पार्ट रहते हैं, वैसे आनंदमय कोश में अहंकार क्रियाशील और चित्त जो है वो ज्ञानशील है। ज्ञानशील, हाँ। ये ऐसे अहंकार और चित्त और अहंकार, बुद्धि और मन, ऐसे दो इसके जोड़ी युग्म बनाए इसमें, इस प्रकार का है। तो चित्त क्रियाशील है ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, कहीं कहा नहीं है। हाँ, चित्त क्रियाशील नहीं है। पर अहंकार तो बुद्धि के क्षेत्र में, विज्ञानमय कोश के क्षेत्र में ही है ना भाई, वो आनंदमय कोश में बताया। हाँ, ऐसा है कि श्रृंखला है ना, वो जुड़ी रहती है सारी। जैसे प्राण है, वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को जोड़ने वाली कड़ी है। तो उसका एक पक्ष रहेगा भौतिक, दूसरा रहेगा मानसिक, तभी वो जुड़ सकेगा। ऐसे वो ट्रांजिशन पीरियड भी ट्रांजिशन होता है, मन के छोर से शरीर के छोर तक जाते जाते वह मानसिक से भौतिक होता है। कहाँ हो गया ऐसा ये भी समझ में नहीं आता। ऐसे वो मानसिक और भौतिक दोनों उसके स्वरूप होते हैं। हम भौतिक जगत में देखेंगे तो भौतिक एनर्जी है और मानसिक एनर्जी है। सारी भौतिक एनर्जी का स्रोत भी प्राण ही है, परंतु भौतिक एनर्जी ही है, वो जिंदा नहीं है। वो प्राण उसका सोर्स है, परंतु प्राण का एक पक्ष भौतिक एनर्जी बनकर शरीर के साथ, अन्नमय के साथ रहता है, मानसिक एनर्जी बनकर मन के साथ रहता है। उसका मूल स्वरूप जो है वो कार्य शक्ति है और जीवनी शक्ति है, दोनों ही है। उसी प्रकार से अहंकार उधर चित्त को इधर बुद्धि को जोड़ने वाला फैक्टर हो गया। तो अहंकार बुद्धि के साथ जुड़कर निर्णय करता है, ओनरशिप है उसके, मैं कर्ता भाव है और भोक्ता भाव भी है, वो सारा बुद्धि के क्षेत्र का हो गया। और फिर चित्त यदि क्रियाशील नहीं है, केवल वो संग्रह ही करता है, तो बुद्धि से चित्त की ओर जाते जाते बीच में अहंकार भी है। तो अहंकार एक तरफ बुद्धि का साथीदार है, दूसरी तरफ चित्त का साथीदार है, और ट्रांजिशनल पद्धति से वह काम करता है। इसलिए चित्त की तरफ उसका जो हिस्सा है वो चित्त की तरह, माने रूपांतरण की प्रक्रिया होते होते वह चित्त तक संस्कार होने ही चाहिए ना। प्रक्रिया कौन से मार्ग से होगी, उसके लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। तो बुद्धि के साथ भी रहता है
चित्त के साथ भी रहता है। तभी तो चित्त से लेकर शरीर तक की, अन्नमय तक की सारी श्रृंखला बैठेगी और एक दूसरे को प्रभावित करेगी भी और एक दूसरे से प्रभावित होगी भी। ऐसा ऐसा हम उसका अर्थघटन कर सकते हैं। फिर भाई, चित्त प्राण की प्राण के केस में तो समझ में आता है, हाँ, पर अहंकार के केस में चित्त के साथ में ये भी समझ में आता है कि कुछ अगर मैंने कर्ता भाव से किया और उसका इम्प्रेशन जो है वो चित्त पे पड़ेगा ही। वो चित्त पे पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। हाँ, और कर्ता भाव से किया तो बुद्धि के निश्चय को आधार मिलेगा ही। वो डायरेक्शन बुद्धि को भी देता है और इधर सहायता चित्त की भी करता है, दोनों तरफ जुड़ा रहेगा ना। हम्म, ऐसे सारे जो कोश हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। तो वो अहंकार की तरफ का चित्त एक, हृदय की तरफ का चित्त एक। माने उस पार देखो तो वो हृदय है, इस पार देखो तो वो अहंकार को क्रियाशील बनाता है। फिर अहंकार को एक तरफ देखो तो चित्त की ओर खुलता है, तो फिर निर्णय को क्रिया में, संस्कार में बदलता है। इधर देखो तो बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, बुद्धि को देखो तो एक तरफ अहंकार के साथ जुड़ा है, क्योंकि उसके निर्णय को आधार देता है। और इधर मन के साथ जुड़ा है, मन को वो गवर्न करता है। और मन को देखो तो एक तरफ प्राण के साथ जुड़ा है, एक तरफ बुद्धि के साथ। और प्राण को देखो तो मन के साथ और अन्नमय के साथ, शरीर के साथ जुड़ा है। ऐसे ही तो वह श्रृंखला बनेगी। ऐसे अब ये श्रृंखला भी नहीं है इन वन सेंस ऑफ द टर्म, वो एक प्रक्रिया है। क्योंकि ये सारा सूक्ष्म ही है, इसलिए उसको श्रृंखला की कड़ियों की तरह देखना, ये भी उसको भौतिक रूप में कल्पना करने जैसा है। परंतु भौतिक रूप में कल्पना करने का आधार लेकर उसको एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और जहाँ ट्रांजिशनल स्टेजेस हैं, ऐसा ऐसा करते करते वो चित्त तक और हृदय तक पहुंचेगा। इस रूप में इसको हम समझ सकते हैं। इसमें ये सारे जो ग्रंथ हैं हमारी सहायता करेंगे। ग्रंथों की सहायता से भी क्लैरिटी तो हमारी ही होनी चाहिए पहले, और हमारे मन में वो बैठना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया भी स्मूथ होती जाएगी। उसमें बीच में ये नहीं, कंकड़ पत्थर गांठे नहीं रहेंगी। यही तो हमारी बौद्धिक और चैतसिक और मानसिक यात्रा है। यही ज्ञानार्जन की प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहती है ऐसे। तो इसमें जो मुझे समझ में आया अभी, जो आपने भी बताया और विश्वक्सेन जी भी अभी बात कर रहे थे कि मैंने ये जो प्रक्रिया है इसमें जब हमारे ज्ञानेंद्रियां कुछ भौतिक रूप में कुछ भी पकड़ती हैं, हाँ, और मन के माध्यम से उसको बुद्धि तक लेके जाती हैं, तो मन अपना रंग चढ़ाएगा, हाँ, और बुद्धि तक पहुंचा। ये तो हमारे को लाइव फीड आ रहा है। लाइव फीड कहाँ से आ रहा है? ज्ञानेंद्रियों से लाइव फीड बुद्धि को आ रहा है ना। और हमारा जो हमारा मैंने पहले के जो जितने भी हमारे इम्प्रेशंस हैं वो हमारे चित्त के ऊपर हैं। अभी बुद्धि का जो बुद्धि में जो प्रोसेसिंग चल रही है, प्रक्रिया चल रही है, हाँ, संश्लेषण, विश्लेषण, सिंथेसिस, एनालिसिस जो भी चल रहा है वो उसका जो फीडिंग हो रहा है वो ज्ञानेंद्रियों से जो भी संवेदनाएं आई हैं और चित्त में जो भी इम्प्रेशंस हैं, तो बुद्धि भी चित्त के साथ इंटरेक्ट कर रही है, क्योंकि उसको वो पास्ट का डेटा चाहिए, है ना। तो और फिर उसने विवेक रूप में एक निर्णय लिया कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, हाँ। फिर अहंकार की बारी आती है। अहंकार उसमें निर्णय करता है। निर्णय की प्रक्रिया में देखो, इसी में समझ में आएगा कि निर्णय करने का लेता है, करने नहीं करने का, तो वो क्रिया प्रधान हुआ है। हाँ हाँ,
वो ठीक है तय, हाँ है ना? तो वो हाँ तो हाँ अहंकार क्रिया प्रधान हुआ और उसने निर्णय लिया। हाँ, वो निर्णय किस आधार पर लिया? जो बुद्धि ने विवेकपूर्ण अपना एक निर्णय दिया, उसमें करना क्या है, उस निर्णय के ऊपर करना क्या है, ये अहंकार ने तय किया। जब अहंकार ये तय हाँ कर रहा और है तो उसने हाँ चित्त हाँ का सहारा नहीं लिया तय करते समय, लेकिन तय करने के हाँ बाद जो हाँ जो नए इंप्रेशंस बनेंगे, जो मैंने हाँ कर्म हाँ जो हाँ मैंने जी जो नए इंप्रेशंस बनेंगे, वो हम्म चित्त के निर्णय चित्त नहीं, अहंकार के कृतित्व भाव के कारण जो नए इंप्रेशंस हाँ बन रहे हैं, तो जो हाँ इंटरेक्शन चित्त के साथ हो रहा है अहंकार का, हम्म वो जो हम्म क्रिया मैंने सोचा ये करना है, उसका जो हम्म इंप्रेशन है वो चित्त पर बन रहा है। तो हाँ बढ़ बुद्धि भी। रहा है पर परंतु अहंकार निर्णय करते समय भी चित्त के संस्कारों से भी प्रभावित होता ही है। नहीं हम्म तो कोई गर्व करता है और कोई दायित्व बोध समझता है। मुझे निर्णय करना है, माने मैं निर्णय करने वाला फैक्टर हूँ, अहंकार। तो वो गर्व करता है कि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी दाढ्योऽस्मि धनवान सुखी कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। गीता में वर्णन किया है ना, मैं ही धनवान हूँ, मैं ही जनवान हूँ, मेरे जैसा और कौन है, मैं ही बुद्धिमान हूँ। ये एक अहंकार तो ये करता है। दूसरा अहंकार, हाँ भाई मैं ही तो हूँ, तो मेरी जवाबदारी है, मैं ऐसा निर्णय करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, और इसकी जवाबदारी तो मेरी है। तो फिर वो समझता है कि हाँ जवाबदारी करने की मेरी है, बाकी तो मेरे से भी करवाया ही जाता है, तो मेरा तो पावर ऑफ अटर्नी ही मेरे पास है, असली मालिक मैं नहीं हूँ। ये दोनों ही बातें अहंकार की ही होती है। अब दोनों कब वो गर्व करता है और कब वो विनम्र होता है, इसका आधार तो चित्त के संस्कार ही है। तो वो दोनों इंटरेक्शन हुआ ना, ये हम्म तो ताई इंटरेक्शन इसमें, हुआ। हाँ, ताई हाँ इसमें जो हाँ चित्त पे जो हमारे संस्कार पड़ हाँ रहे हैं, हाँ, हाँ इसके जी फिर हाँ तीन तीन सोर्स हुए। एक तो हाँ एक तो जो हाँ संवेदनाएं आ रही हैं, मैंने बुद्धि में सोचा भी हाँ नहीं, उसके ऊपर विचार भी हाँ नहीं किया कुछ, लेकिन हाँ संवेदनाएं तो लगातार आ रही हैं। हाँ, आती तो आती है हाँ, हाँ तो हाँ एक तो संस्कार उन संवेदनाओं से डायरेक्ट भी बन सकते हैं। दूसरे संस्कार बुद्धि में मैंने कुछ प्रक्रिया करी, मैंने कुछ संश्लेषण विश्लेषण किया, उसके भी संस्कार बनेंगे। और फिर इसके ऊपर मैंने कुछ निर्णय किया, कृतित्व भाव के हाँ कारण कुछ निर्णय किया, हाँ उसके भी हाँ संस्कार हाँ बनेंगे। तो हाँ तीनों हाँ चारों तरह से संस्कार बन रहे हैं और वो चित्त में संग्रहित हो रहे हैं। संग्रहित हो रहे हैं। हाँ अब जो हाँ ये तो ये अच्छा, ये ठीक है, ये थोड़ा समझ में आया। अभी ये हाँ जो चित्त में संस्कार बने हैं, ये तो संग्रहित होने की प्रक्रिया हुई कि संवेदनाएं हैं, बुद्धि में बुद्धि की प्रक्रिया है, अहंकार की प्रक्रिया है, मन की भी प्रक्रिया है। सबके सबके संस्कार हमारे चित्त पर बन रहे हैं। हाँ, और तो सभी इंटरेक्ट कर रहे हैं चित्त के साथ। ये जो संस्कार शुद्धि की हम बात करते हैं, या कर्मफल भोगने की बात करते हैं, जिसमें संस्कार मिटने लगते हैं, हाँ, ये जो इम्प्रेशंस हैं ये खत्म होने लगते हैं, हाँ ये क्या प्रक्रिया है ताई? देखो अभी चित्त पर संस्कार होते हैं, और अब इसमें इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार सारे इन्वॉल्व हो गए। हम्म अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है या गर्भ गर्भ गर्भावस्था में ही है, उस समय चित्त पर संस्कार होते हैं। उसमें इंद्रियों से लेकर अहंकार तक किसी का भी रोल नहीं रहता, हाँ डायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट तो ये सारे अक्रिय होते हैं, तब केवल चित्त मायने रखता है, केवल चित्त मायने रखता है। इंद्रियां भी सक्रिय नहीं होती उस अर्थ में कि बुद्धि के साथ जुड़ी नहीं है वो, परंतु कान पर शब्द तो पड़ता ही है, आंखों पर दृश्य तो पड़ता ही है, और उसके सीधे संस्कार होते हैं मन बुद्धि अहंकार का इन्वॉल्व हुए बिना।
वो संस्कार तो पड़ते ही हैं। उसी प्रकार से उस समय तो वे सारे अक्रिय होते हैं, क्योंकि वो अभी इवॉल्व होने की प्रक्रिया में है। अभी वो सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो समय के साथ सक्रिय होते जाएंगे तो उनके थ्रू ही आना है। इंद्रियों के संवेदनों को वो उनको इवेड करके नहीं जा सकते, क्योंकि वो उस दरवाजे से ही उसको जाना है, क्योंकि वो जी सक्रिय है। जी अब योगाभ्यास में जब मन, बुद्धि, अहंकार आदि सबको या इंद्रियों को भी जब अक्रिय किया जाता है, देखो वो तो अक्रिय हैं उनके नेचुरल प्राकृतिक अवस्था में, गर्भावस्था में और शिशु अवस्था में, परंतु योगाभ्यास में ये सारे सक्रिय हो जाने के बाद पुनः उनको अक्रिय किया जाता है। तब जाकर चित्त के संस्कार क्षीण होने लगते हैं। तब आत्म तत्व को केवल चित्त के संस्कार ही शुद्ध करना है। वो क्षीण होते जाते हैं। कर्म तो होता है, देखो हाथ काम करते हैं, मन काम करता है, विचार के रूप में बुद्धि काम करती है, अहंकार काम करता है, सब काम करते हैं, परंतु जिसको केवल डिटैचमेंट, अनासक्ति बोलते हैं। अनासक्ति माने अहंकार के ओनरशिप के अर्थ में, मैं करता हूं इस रूप में जब वो नहीं रहता, वो अपना अपना काम हो रहा है, मुझे क्या उसमें लेना देना है, उस प्रकार से होने लगता है। तब जाकर चित्त के संस्कार क्षीण होने लगते हैं, क्योंकि जो कर्म हो रहे हैं उसका संस्कार नहीं बनता। ये पहला चरण है कि जी नए संस्कार बनते ही नहीं हैं, हम्म। पुराने हैं वो क्षीण होते जाते हैं। वो क्षीण होने की क्या और प्रक्रिया है ताई? हाँ मैंने हाँ, जो पुराने संस्कार हैं वो तो चित्त पे हैं ही, है ना? रहेंगे जो रहेंगे ही। जो नए हाँ वाले हैं वो नहीं बन रहे हैं या कम बन रहे हाँ हैं, ऐसी हमारी हाँ स्थिति बनी है। लेकिन जो पुराने हाँ संस्कार हैं उनको हाँ मिटाना या हाँ। उनको क्षीण करना या उनको शुद्ध करना माने पुराने, क्या? हाँ हाँ, मैं ऐसा समझती हूँ, पुराने संस्कार इन सबको प्रेरित तो करते ही हैं, क्योंकि उस स्थिति में भी कोई एक करता है, कोई दूसरा करता है। कोई किसी का एक निर्णय होता है, किसी का दूसरा है, किसी का एक कर्म होता है, किसी का दूसरा होता है, किसी का कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, किसी का अधिक इन्वॉल्वमेंट रहता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न स्थितियों में वो चित्त के संस्कार हैं, वो इनको फल भुगतने के लिए सक्रिय तो करते, प्रेरित तो करते ही है, फल तो भोग ही रहे हैं। माने जो मन को कष्ट होना है वो होता है, बुद्धि को प्रसन्नता होनी है वो तो होती है। वो कहाँ से होती है? उसका बाह्य आलंबन न रहकर चित्त के ऊपर जो संस्कार हैं पुराने, वे क्षीण होने के लिए भी इन सब का ही माध्यम अपनाएंगे, हम्म तभी वो नए संस्कार नहीं बनते। नए संस्कार होना, रुक जाना, ये पहला है। पुराने संस्कार इन सभी करणों को उसके फल भुगतने के लिए प्रवृत्त करेगा। ये दूसरा चरण है, दूसरा पड़ाव है। और तीसरा, धीरे 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 वो पूर्ण नष्ट होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, ऐसा शब्द है उसके लिए। क्षीण होते होते चित्त शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ताई बोलते हैं कि वो जो 4 स्टेज है, प्रसुप्त, हाँ तनु, विच्छिन्न और उदार भाव, हाँ हाँ हाँ, होता है। ये टर्मिनोलॉजी, ये शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी है। हमने उसको प्राकृत भाषा में समझाया। हाँ, तो ये जो 4 स्टेज है जो चित्त में संस्कार का, तो जो ये संस्कार भाव भी कैसे आया? अविद्या से आई, हाँ जो अहंकार के कारण हुआ। तो अहंकार में आपने जो बोला ममत्व भाव जो है, हाँ 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 अगर वो ममत्व भाव क्षीण हो जाता है हाँ तो ऑटोमेटिकली ये हाँ, वो नए क्षीण संस्कार होते तो बनेंगे नहीं, और पुराने हैं वो क्षीण होते जाएंगे। क्षीण हो जाए। हाँ हाँ, जी ताई। तो ठीक है।
आज के लिए इतना बस है, इसके ऊपर डेवलप ऑन इट, और धीरे जी धीरे और भी इसको ये होता जाएगा। हम दूसरे प्रश्न भी लेते हैं। जी तो हम लोग कई यहाँ पर विद्या क्षेत्र में हाँ, जो हाँ, अलग अलग प्रकार की वृत्तियां हैं, हाँ, जैसे क्रिया के क्षेत्र हाँ, में वृत्ति है, हाँ, या हाँ, इच्छा के क्षेत्र में है, या ज्ञान के क्षेत्र में है, उस पे हमारे यहाँ पर अनुसंधान चल हाँ, रहा है। हाँ, हाँ, और इसमें हम लोग अलग अलग क्या क्या वृत्तियां हो सकती हैं धार्मिक, आज के परिस्थिति में, आज का जो काल है उसके हिसाब से उसको हम लोग हाँ, कर रहे हैं। अलग अलग पहलू से विचार करके और अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से उसको हम लिख रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि आज की जो मानसिकता है वो ये है कि या तो धर्म पालन करो या तो पैसा कमाओ। ये दोनों एक साथ होते हुए किसी को भी विश्वास नहीं है कि हो नहीं सकता होता है। है। हाँ, 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 तो बच्चों में तो वो कूट कूट के भर दिया गया है, माता पिताओं के थ्रू भी और मीडिया के थ्रू भी सामाजिक और क्षेत्र के थ्रू। सामाजिक क्षेत्र में भी। जैसे उदाहरण रूप में पहले हम लोग बात करते थे कि एक बच्चा घर से सीखता है, गुरुकुल से सीखता है और समाज से सीखता है। आज समाज से तो नेगेटिव सीख रहा है, क्योंकि समाज की जो शिक्षा है वो तो प्रैक्टिकल रूप में देखें तो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। बच्चा घर से निकलता है, नेगेटिव हो गई है, नेगेटिव हो नेगेटिव गई है, वो कुशिक्षा हो रही है। वो शिक्षा हो रही है। हाँ। तो ये जो वृत्तियों का जो ये एकदम से तो हम लोग वहाँ धार्मिकली पहुंच भी नहीं पाएंगे, और क्या कहेंगे, अगर हम चाहते हैं वहां पहुंचना तो एक स्टेज का हमें निर्माण करना पड़ेगा, स्टेज बाय स्टेज वहां पर जाने के हिसाब से निर्माण करना पड़ेगा। अब स्टेज बाय स्टेज निर्माण करना है तो उसमें हमारी अपनी भी जो आदतें हैं, हमारी अपनी भी जो फियर्स हैं, हमारे अपने भी जो परिस्थिति है, मन बुद्धि अहंकार चित्त की जो हमारे ग्रंथियां हैं, हाँ, ग्रंथियां हैं, वो सब बीच में आड़े आती हैं, और उसको भी हमें कंसिडर करते हुए पढ़ना है। तो अब तो ये रिसर्च में हमारे लिए ये एक परिस्थिति खड़ी हुई है कि हम वो स्टेप बाय स्टेप को कैसे हम लोग कैप्चर करें, कैसे उसके बारे में विचार करें, क्योंकि ये तो एक वृत्ति तो है नहीं, बहुत सारी वृत्तियां हैं। किसी को जल्दी पकड़ा जा सकता है, किसी को देर से पकड़ा जा सकता है। तो ये रचना को हम कैसे देखें, ये एक बड़ा प्रश्न है। हाँ, प्रश्न तो है। आई एम ग्लैड यू आस्क्ड द क्वेश्चन। ये और आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको बहुत ही पूर्ण एनर्जी के साथ इस प्रश्न पर काम करने की आवश्यकता है। मैं अभी बहुत ही रॉ आंसर होगा, हमको जरा घंटों बैठना होगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े डिस्कोर्स का विषय है। जैसे मैं केवल एनालॉजी से ये करें कि जैसे मनु जी के प्रश्न के उत्तर में ये जो सारी मन बुद्धि अहंकार चित्त हृदय चिज्जड़ ग्रंथि, ये सब शब्द हमने क्या नहीं पढ़े हैं, नहीं सुने हैं, वर्षों से सुनते आए, पढ़ते आए, एक ही बात बार बार भी पढ़ी है। बार बार पढ़ते पढ़ते पहली बार पढ़ा एक स्तर है, दूसरी बार पढ़ा पहले कुछ झुंझलाहट है, तीसरी बार पढ़ा कुछ प्रश्न होने लगे हैं, चौथी बार पढ़ा कुछ अध्ययन हो रहा है, डिस्कोर्स हो रहा है, प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, अभी और 5-7 बार होगा तो फिर क्लैरिटी होगी, और वो भी बौद्धिक क्लैरिटी होगी। अभी आत्मिक क्लैरिटी तो जितना फाइननेस इस बौद्धिक क्लैरिटी में होगा, उतनी उसको मैच करने वाली अनुभूति भी होगी। तो ये एक ही बात की क्लैरिटी के लिए लंबी यात्रा है। हमने 4-5 वर्षों से तो ये कर ही रहे हैं ना,
और एक ही एक बात फिर से एक से दूसरे स्तर पर समझ रहे हैं। उसी प्रकार से ये एनालॉजी है, उसी प्रकार से ये वृत्तियां, फिर वृत्तियों का एक सेट बनाओ तो अर्थ क्षेत्र, उसके साथ मैच करने वाला दूसरा सेट बनाओ तो काम क्षेत्र। इस काम क्षेत्र को एड्रेस किए बिना अर्थ क्षेत्र को हम ठीक नहीं कर सकते, और फिर धर्म क्षेत्र, उसको लागू किए बिना हम काम क्षेत्र को और अर्थ क्षेत्र को भी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए त्रिवर्ग पुरुषार्थ का एक साथ विचार हमको करना है। ये पहला, आज की परिस्थिति में यही पहला बहुत बड़ा अवरोध है कि हमने तीनों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। मैंने सामाजिक स्थिति कहो, इवन सांस्कृतिक स्थिति कहो, इवन तथाकथित आज का धार्मिक क्षेत्र कहो या अर्थ क्षेत्र कहो, ये सभी जगह ये हमने तीनों पुरुषार्थों को एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र कर दिया है। काम और अर्थ तो फिर भी कुछ जुड़े हुए हैं, परंतु धर्म को तो अलग कर दिया है। वो आपने भी बताया अभी कि अलग कर दिया है। इस कारण से वो सारे विस्थापित और अपने स्थान से च्युत ऐसे हो रहे हैं। अब इसको यदि ठीक से एड्रेस करना है, ठीक से डील करना है, ठीक से समझना है, तो बहुत पहले से करना चाहिए। मैंने क्या कि जहां से शिक्षा का प्रारंभ होता है वहां से शुरू करना चाहिए। अब विद्या क्षेत्र में 4 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, तो 4 वर्ष की आयु से इस प्रकार का इंटीग्रेटेड विचार सभी गतिविधियों के माध्यम से झलकना चाहिए। तो उसके जो एक्टिविटीज हैं, उसके जो वार्तालाप है, केवल उसका जो एटीट्यूड है, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, बातचीत है, वो सारी उस दिशा में धीरे 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 ले जाएंगी। किस दिशा में? इंटीग्रेट करने की दिशा में। वो अधिक इंटीग्रेशन अधिक मजबूत होता जाएगा। तो फिर बाल अवस्था में, माने वो 6-7 वर्ष के होंगे, 8-10 वर्षों के होंगे, 11-12-15 वर्ष के होंगे, तब तक वो फिर इसका रूप धारण करेगा, स्पष्टताओं का रूप धारण करेगा कि क्लैरिटी आ रही है। बौद्धिक क्लैरिटी के साथ मनोबल बहुत आवश्यक है। अभी क्या होता है कि जैसे धर्म अर्थ और काम में डिसइंटेग्रेशन है चारों ओर, यही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी व्यवस्थाओं की। कोई सुसूत्रता नहीं है सामाजिक व्यवस्थाओं की, तो वो धर्म अर्थ और काम सुसूत्र नहीं है, समझ सुसूत्र नहीं है, इसे उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो। तो ये सुसूत्रता 15 वर्ष की आयु में हो जाए, इसके लिए हमें शरीर मन बुद्धि का भी इंटीग्रेशन करना होगा। और इसमें मन क्रुशियल इसलिए है कि वो सबसे अधिक अनमैनेजेबल होता है, और मैनेज किया तो अधिक बलवान होता है। वो शरीर को भी ठीक सहायता करता है, बुद्धि को भी ठीक सहायता करता है। और मन की शिक्षा है ना, उसको हमने आज इतना क्रिटिकल समस्या बना दिया है कि और कैसे हमारे शब्द प्रयोग होते, उसकी रुचि, उसकी प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति, उसका अपना विचार आगे। कई माता पिता नहीं कहते हैं भाई अब तो हम अपने मन में है वैसा उनका करते हैं, बड़े होकर वो कहेंगे कि देखो माता पिता के कारण से हमको इंग्लिश मीडियम नहीं मिला, या माता पिता के कारण से हमको मेडिकल में जाने को नहीं मिला, इंजीनियर बनने को नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए लेट हिम चूज हिज ओन करियर। ये तो सर्वत्र भाषा सुनाई देती है।
तो इसमें परस्पर विश्वास और श्रद्धा का ही अभाव है। हम पहले ही मानकर चलते हैं कि हमारे बच्चों का हमारे पर विश्वास नहीं होगा जब वे स्वतंत्र बुद्धि वाले हो जाएंगे तब। अथवा जैसे कभी कभी कोई फिलोसोफर ओशो की तरह कहते हैं कि हम कंडीशनिंग क्यों निर्माण करते हैं। संस्कार एक प्रकार से कंडीशनिंग ही है, उनकी भाषा में कहे तो ये कंडीशनिंग हम कैसे क्यों तैयार करें, उसको फ्री रहने दो, मुक्त रहने दो। ऐसा करते करते उनका मन ही बिखर जाता है। सबसे ज्यादा वो बुद्धि को ठीक से डायरेक्ट ही नहीं कर पाता, फिर बुद्धि के आगे कुछ भी रखता ही नहीं है और बुद्धि उसको रेगुलेट भी नहीं कर सकती है, व्यवस्थित नहीं कर सकती है। मन को व्यवस्थित करने के साधन कुछ और है, बुद्धि नहीं। बुद्धि तो उसको आदेश देने वाला फैक्टर है। तो मन बहुत क्रूशियल है इसमें। और उसके बारे में आज का जो पश्चिम का मनोविज्ञान है उसने आतंक फैलाया हुआ है और वो फिर ऐसा मानस निर्माण करता है कि माता पिता डरते हैं अपने बच्चों का इनटू इन्वर्टेड कॉमा कंडीशनिंग करने से। हम कौन होते हैं, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है। इसको ही ये जो उलझाव हो गया है उसको सुलझाने की आवश्यकता है कि हम कर क्या रहे हैं। भाई माता पिता अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी जो होना है तो होना ही, संस्कार तो होने ही है ना, डायरेक्शन तो मिलने ही वाला है। माता पिता यदि कुछ नहीं करेंगे तो क्या मीडिया नहीं प्रभावित करेगा, क्या बाजार नहीं प्रभावित करेगा, क्या सामाजिक व्यवहार उसे नहीं प्रभावित करेगा। वो उससे माता पिता को उससे अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उसके स्थान पर वो एक्सपोज कर देते हैं स्वतंत्रता के नाम पर। ये इस कारण से मन ठीक नहीं होता। अब मन ठीक नहीं होता, माने ठीक तो नहीं होता, मन मजबूत नहीं होता। आज यदि बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है तो वो मनोबल ही नहीं है। मनोबल से हम आकर्षणों का शिकार होने से बचते हैं, मनोबल से हम दूसरों के अभिप्रायों से प्रभावित होने से बचते हैं। मनोबल के कारण ही हम मीडिया और बाजार और इससे बचते हैं। तो मन को ठीक करना चाहिए और मन को ठीक करने के लिए प्रयास तो हम बहुत करते हैं, परंतु ये जो अभी हमारी कॉम्प्लिकेशंस है यानी कॉम्प्लेक्सेस है, उसकी स्वतंत्रता ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत रॉ और प्राइमरी बात की है अभी, परंतु इस बात पर बहुत विचार करना चाहिए। तो इसी विषय को लेके पिछले 2-3 महीने से जो है, मुझे क्या लगता है अगर ये हम लोग लिख पाए, जिसपे कार्य कर रहा हूँ मैं, तो ये आज के काल के लिए एक प्रकार से जो स्मृति की हम बात करते हैं ना, तो वो रचना जैसे लगती है मुझे कि ये आज के हो सकता है कैसे हम देखें, परिस्थितियों को कैसे हम समझें और उसके हिसाब से कैसे हम एक्ट करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो इस दिशा में बहुत विचार करना है। मैं अलग से भी आपको कॉल करके इस पे ठीक, अभी तक क्या कार्य हुआ है और क्या क्या हमने इसमें बिल्कुल जोड़े हैं। मनु जी समय कितना हुआ? ताई अभी 5:48 हुए हैं ताई। हाँ ठीक है। अभी 6 बजे दूसरी बैठक है। अब मेरा भी एक प्रश्न है। मेरा प्रश्न तो काम का है। वो सारे जो विषय हैं उसके बारे में जो लिखा है, विश्वक सेन जी का है, लता जी का है, संदीप जी का है, मुनीर जी का है, 4 लोगों का तो है ही। अपनी चिट्ठी के लिए लेख के निमित्त से अपनी भृगु श्रेणी की तैयारी जो की है वो पढ़ना है ना, उसका कुछ निश्चयात्मक निर्णयात्मक कुछ करने की आवश्यकता है।
हाँ तो हाँ, फिर क्या मैंने करेंगे? मैंने जैसे हाँ बात किया था आपसे, इस वीक में एक हाँ दिन निर्धारित करके मैं आपको पहले से हाँ, बचा ये के रखूँ, वीक, आपसे समय लूंगा। जी हाँ, ये वीक आधा चला गया। हाँ अभी तो 2 ही दिन बचे, 3 दिन ही बचे हैं। नहीं, आज का करो तो हाँ, गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिन बचे हैं। आपका वीक रविवार को शुरू होता है कि सोमवार को? मैं रविवार को ही मानता हूँ भाई। हाँ और प्रैक्टिकल पर्पस वो सोमवार को शुरू होता है, और ऑल लॉजिकल एंड इंडियन पर्सपेक्टिव वो रविवार को शुरू होता है। हाँ, तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार है, आप देख लो। लता जी, संदीप जी, आप मनु जी, आप बता ही दीजिए ना उनको और हमको कि कब। मैं कैसे बताऊंगा ताई? तो कौन बताएगा? समय बताओ तो हम उस समय पे हम प्लान कर सकते हैं। ये हाँ तो ये आपका समय बताए तो हम मैं तो फ्री कर सकती हूँ। हाँ ठीक है। तो 3 दिन में दोपहर को 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का कोई भी समय हो सकता है। ठीक है, तो मुझे आज हाँ, भी हो सकता है, कल ये भी हो सकता ये तीनों के लिए है कॉमन। दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का। है। मुझे आज भी शक्य है, कल भी नहीं तो ठीक है, तो आज करेंगे। हाँ होता है। कल का दोपहर मेरे लिए तय। बहुत अच्छा। लो, 3 बजे बिल्कुल तक। कल 3 बजे मैं तय। आपको शनिवार है फिर। और मुनीत जी? आज ही शाम में बात कर सकता हूँ। हाँ, तो फिर कब करेंगे? 4 बजे करता हूँ। ठीक है, 4 बजे। ठीक। हाँ ठीक है। अब आगे ताई, एक हमारा ग्रंथ रीडिंग चल रहा था, उसमें ग्रंथ 1 का जो पीढ़ी निर्माण का प्रथम चरण लालेत पंचवर्षाणि, उसमें एक जगह में लिखा है कि जन्म के बाद 10 दिन तक उसे कड़ी सुरक्षा की आवश्यकता होती है। प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, गंध, दृश्य आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय में सजगता बरती जाती है। शिशु के कक्ष में किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं होती, न शिशु को कक्ष के बाहर लाया जाता है। बाहर के वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए जितना समय चाहिए उतना ही दिया जाता है। फिर उसके बाद एक ये है सेंटेंस है कि गर्भाधान, गर्भावस्था और जन्म, इन तीनों की अवस्थाएं ऐसी है जिसमें 2 पीढ़ियों का जीवन शारीरिक दृष्टि से भी असंपृक्त होकर ही विकसित होता है। ये हमने असंपृक्त शब्द जो यहाँ यूज किया उसको लेके प्रश्न था, क्योंकि माता के साथ तो ये जन्म, गर्भावस्था और ये सब में, तीनों में वो संतृप्त रहता है। हाँ हाँ, तो इसका कुछ अलग हम मीन कर रहे हैं क्या यहाँ पे करके? ऐसे 2 ऐसा पीढ़ियों है। का जीवन शारीरिक दृष्टि से भी असंपृक्त होकर ही विकसित होता है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। सारे अनुभव साझे हैं। शिशु माता के जीवन का अंग ही है। हाँ हाँ उसका नेक्स्ट सेंटेंस था वो। हाँ, और इसमें असंपृक्त शब्द आया है। हाँ हाँ, मैं थोड़ा विचार करके फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। ताई, मैं अपना प्रश्न बोल देता हाँ, हूँ। दूसरा प्रश्न रख दीजिए। हाँ शायद आज समय नहीं रहेगा। हाँ हाँ तो
वो जो मुनीत जी बात कर रहे थे उसी दिशा में ही प्रश्न है। तो जैसे हम वृत्तियों की बात कर रहे थे, तो उसका एक पक्ष तो ये है कि वो वृत्ति तक पहुंचना और उसको इंटीग्रेटेड रूप में देखना और वहां तक पहुंचना और फिर उसके आगे का कार्य करना, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि जो अर्थकरी शिक्षा है, वृत्ति के आधार पर ही अर्थकरी शिक्षा का निर्धारण होगा, और जो अर्थकरी शिक्षा है उसका सेंटर जो है, उसका केंद्र जो है वो आइडियली विद्यालय नहीं होगा। वो आइडियली तो जैसे हम बोलते हैं किसानी करना है तो खेत में जाना है ना। हाँ, तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं, और मुनीत जी ने ये भी बोला कि उसका कुछ काम तो हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर, पहले तो हमें अपने ही इंटीग्रेशन ठीक करना है, लेकिन बाहर में तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं किसी किसान के यहाँ अपने बच्चों को भेजता हूँ किसानी सीखने के लिए, उसका मैंने वो एक रूप में आचार्य हो गया अर्थकरी शिक्षा के लिए, वो किसान। और उस किसान की मानसिकता क्या है, उस किसान की सोच क्या है, उसके अंदर कितना इंटीग्रेशन है, उसके आधार पर ही ये बच्चा जो वृत्ति के लिए सीखना चाहता है वो सीखेगा। और उसके संस्कार भी एक रूप में पास ऑन होंगे बच्चे के पास। तो ये तो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि आज हम तो सारी वृत्तियों के हम ही किसान हो जाएं और हम ही बुनकर हो जाएं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो मेरा प्रश्न उसी दिशा में इस रूप में था कि हम बाहर भी नहीं कर सकते और सब कुछ अपने आप भी नहीं कर सकते। तो इसका जो ब्रिज है वो हमको कैसे देखना चाहिए, उस दिशा का प्रश्न था ताई। हाँ ठीक है, इस बात की चर्चा करेंगे। हाँ, 5:56 हुए हैं ताई, मुझे लगता है हमको समापन करना चाहिए। हमको पूर्ण करना चाहिए। हाँ जी ताई। चलिए, सबको नमस्कार।